पड़ती है। इतनी अच्छी आपने बात कह दी और थोड़ी समझदारी की भी है सबके लिए। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक कर लिया। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आपने पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया, वोट चोरी करके आप मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैंने राहुल जी को इसके ऊपर जवाब दिया है। ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जब तक राहुल जी डिनायल मोड से बाहर नहीं आएंगे, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि राजनीति अर्थमेटिक नहीं है, राजनीति ये कोई डिजिटल गेम नहीं है, राजनीति ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत ही लोगों से संपर्क रख के उनकी आशा आकांक्षा और अपेक्षाओं को मैनेज करने का काम है, उसके ऊपर खरा उतरने का काम है। तब तक इनकी यही हालत होती रहेगी। वो लगातार इसी प्रकार से आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन मैं एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं इसके लिए राहुल जी को दोषी नहीं मानता। देखिए, जिस प्रकार के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों से वो घिरे हुए हैं, ये सारे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी अराजकता की आइडियोलॉजी है, एनार्की की आइडियोलॉजी है। ये सारे लोग हाथ में तो संविधान लेते हैं, लेकिन लगातार भारत के संविधान ने तैयार की हुई जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को किस प्रकार से अपमानित करे, उन संस्थाओं के ऊपर से लोगों का विश्वास कैसे उठाए, भारत के लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कैसे कम हो, ये लगातार प्रयास करते हैं। और ऐसे लोगों के माउथपीस अगर आज कोई होंगे तो वो राहुल गांधी है। इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं कि उन्होंने जो आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। तो मैंने राहुल जी को आंकड़ों के साथ ये कहा, 2004 में जिस समय केंद्र में उनकी सरकार थी, हमारे यहाँ चुनाव हुए, लोकसभा से विधानसभा में 5% का राइज था। 2009 में केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार थी, उस समय भी जो राइज है वो करीब करीब 5.5% है। अगर उससे कंपेयर करें तो अभी राइज 4% है। 14 में भी 4% राइज है। आप पिछले 5 चुनाव देख लीजिए, जब देश में उनकी सरकार और प्रदेश में उनकी सरकार थी तब भी इतना राइज होता था, आज भी उतना राइज हुआ है। कोई भी अनप्रेसिडेंटेड राइज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा राइज नहीं है। इतना फर्क पड़ता ही है। और ये क्यों पड़ता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव के बाद रूल्स का रिवीजन होता है। लोकसभा के चुनाव से पहले कोई बहुत ध्यान नहीं देता, लेकिन लोकसभा में ध्यान में आता है किसका नाम है नहीं है, सारी पार्टियां काम में लग जाती है। लोकसभा के बाद ये सारी पार्टियां जब चुनाव के लिए और लोगों को एनरोल करती है तो एक आंकड़ा उससे बढ़ता है। और दूसरा ये बढ़ता है कि लोकसभा का आप टाइमिंग देखेंगे और हमारी अगर विधानसभा का टाइमिंग देखेंगे तो पूरे 1.5 साल के लोग 18 साल के जो है या 19 साल के ये एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए करीब करीब आप देखेंगे तो ये 1 करोड़ लोगों में से 35 लाख तो वही है। तो इसलिए एक भी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 वोटर बढ़े, इसलिए मैं चुन कर आया, ऐसा उन्होंने लिखा। हमने दिखाया कि उनके यानी उनकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, इनके कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने दिखाई। इसमें से ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई कि जिसमें 50,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़े और वहां उनका आदमी चुन कर आया है। उन्होंने 50 सीटें कहा कि ऐसी 50 सीटें हैं जिस पर 50-50 हजार वोट बढ़े और उनमें से 47 सीटों पर बीजेपी या समर्थक दलों के लोग चुनकर। ये बिल्कुल गलत बात उन्होंने कही है। 50,000 वोट बढ़ने वाली 4 या 5 सीटें हैं, उसमें उनके भी लोग चुनकर आए हुए हैं। बाकी सीटों पर 20,000 पड़े, 22,000 बढ़े हुए हैं। अब
देखिए उनकी तो हालत पतली हो गई, उनकी हालत ही पस्ता हो गई, उनकी हालत ही खस्ता हो गई। तो इसलिए क्या हो गया कि लोकसभा के चुनाव के समय एक फेक नैरेटिव उन्होंने चलाया कि संविधान बदला जाएगा, और वो नैरेटिव नीचे तक महाराष्ट्र में परकोलेट हुआ, जिसके कारण महाराष्ट्र में उनको अच्छी सीटें मिली। देखिए उसके बावजूद उनमें और हम में महाराष्ट्र में फर्क कितना था, 0.5% का। हम 43.3% थे, वो 43.8% थे, लेकिन सीटों में फर्क बहुत आया। हम लोगों ने उसके बाद उस नैरेटिव को एक प्रकार से लोगों में खत्म किया और अपनी बात लेकर लोगों तक पहुंचे। तो लोगों ने हमको वोट दिया, हमको लोगों ने चुनकर दिया। अब वो चुनकर नहीं आ पाए, वो तो इस मानसिकता में थे। उनके लोगों ने लोकसभा के रिजल्ट देखने के बाद अपने अपने पद भी तय कर लिए थे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, होटल भी बुक कर लिया था, एमएलएस को कहाँ रखना ये भी तय कर लिया था, सारी उनकी मीटिंगें भी हो गई थी, और परिणाम उल्टे आ गए। तो सदमा इतना है कि सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अरे कभी तो निकलना पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी होता है। अब तो वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट बढ़ाए थे, बिहार में ये वोट कम करके जीतेंगे। देखिए मुझे यही लगता है कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करना चाहते हैं। भारत के जो चुनाव होते हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन दुनिया के लोगों को बुलाता है, और दुनिया के लोग आकर भारत की इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने बड़े भारत में इस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होता है। अब हमारी लगातार मांग रही है, मैं महाराष्ट्र में मांग करता हूं हमेशा, मैं तो कोर्ट गया कि आप डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार